इसमें क्या रहेगा? सर x x ज्यादा ज्यादा रहेगा। रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा। इस टाइम मैंने क्या किया, r1 ग्रेटर देन r2 किया, तो r1 अगर ग्रेटर देन r2 किया मैंने, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। तो हाँ, जिसका भी रेडियस बड़ा रहेगा, जिसका भी रेडियस छोटा रहेगा, उससे ज्यादा पास रहेगी रेडिकल एक्सिस। बोल सकता हूँ एवरीवन? यस सर। तो बस ये कंक्लूजन रहेगा कि जिसका रेडियस छोटा रहेगा उससे ज्यादा पास रहेगा रेडिकल एक्सिस, उस सर्कल से ज्यादा पास रहेगा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो दैट दिस पॉइंट वाज ओवर। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखना कि लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से आई हैव अ ट्राइंगल एंड अ सर्किल इज ड्रॉन। एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और मैंने बोला कि इफ अ सर्किल इज ड्रॉन, if a circle is drawn assuming sides of triangle as diameter, if a circle, if circles are drawn, if circles, ये is नहीं है, are drawn assuming sides of triangle as diameter, then radical center of these circle will be, then radical center of these circles will be। अच्छा, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया ना कि रेडियस स्मॉलर रेडियस वाले के पास रहेगा, स्मॉलर रेडियस क्लोजर टू स्मॉलर रेडियस रहेगा, क्लोजर टू स्मॉलर रेडियस, radical axis will be closer to smaller radius। नोट कर लेना। अच्छा, also everyone has to share their notes। सब कोई सुन रहा है, राइट? everyone has to share their notes today on the homework group। जो मैंने homework group create किया था, everyone has to share their notes। पूरे चैप्टर का नहीं, आज और कल का बस। इमेजेस शेयर कर दो, पीडीएफ शेयर कर दो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बस मुझे ये मेक श्योर करना है दैट यू गाइस आर मेकिंग प्रॉपर नोट्स। ओके, सर राइटिंग बस थोड़ी पढ़ नहीं रहा है। फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ सर, फिर ठीक। हाँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑब्वियसली सबके नोट्स वेरीफाई नहीं करूंगा, बस आई जस्ट नीड टू, मैं चेक नहीं करूंगा एक एक चीजें, बट आई जस्ट नीड टू सी वेदर यू गाइस आर कंप्लीटिंग, मेकिंग श्योर दैट यू मतलब यू गाइस आर मेकिंग प्रॉपर नोट्स और नॉट। बस मैं ये चेक करूंगा कि सारे टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं नहीं, सारे कंटेंट्स हैं कि नहीं। तो एवरीवन नीड टू मेक श्योर कि पोस्ट क्लास जब भी आपका सेशन एंड होता है 8 और 9, जब भी यू विल हैव टू शेयर योर नोट्स। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर मैंने सारे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को डायमीटर मान करके एक सर्कल्स बनाए, तो रेडिकल सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स विल बी, उन सर्कल्स का रेडिकल सेंटर कैसा आएगा? तो बताओ कैसा आएगा एनीवन? इस सोचो। ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर पे क्यों? मैंने तो गैस मारा सर। हाँ, मतलब कोई स्पेशल पॉइंट होगा, बट हाँ, स्पेशल पॉइंट में से कोई एक तो होगा। दैट विल बी अ स्पेशल पॉइंट, बट वो कौन सा स्पेशल पॉइंट होगा? गेस नहीं, मतलब प्रूव भी करना है होगा जो भी बोलेगा। सोचो एक बार। जैसे मान लो एक सर्किल ये है, और लेट्स से अनदर सर्किल इज समथिंग लाइक दिस। दो सर्कल्स बनाए, तीसरा भी बना लेंगे। तो वेयर विल इट बी? ये
दोनों सर्कल्स का रेडिकल सेंटर कहाँ पे होगा? अच्छा, दो सर्कल का रेडिकल सेंटर कहाँ पे होता है जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से? रेडिकल एक्सिस क्या होती है? कॉमन कॉर्ड। सर कॉमन कॉर्ड रहती है। कॉमन कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे जो कॉमन कॉर्ड होगी वो सी से पास करेगी। ठीक है, बस इन्हीं दोनों Yes, sir. सर्कल के बारे में सोचो। तो जो कॉमन कॉर्ड होगी वो सी से पास करेगी, और ध्यान से देखो क्या वो ये साइड पे इंटरसेक्ट करेगी? कैसे प्रूव करोगे कि ये साइड पे इंटरसेक्ट करेगी? How will you guys prove that it will be intersecting on that side? Ortho center is the right answer, but हाँ सर, हाँ, बट देखो ध्यान से देखो ये चीज को, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। क्यों इंटरसेक्ट करेगी देखते हैं। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये BC एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है, सिंस AC इज आल्सो एक्टिंग एज अ डायमीटर, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा दैट शुड बी 90 डिग्री। हाँ सर। तो Yes. बेसिकली ये यहाँ पे CM विल बी एक्टिंग एज अ हाइपोटेन्यूज इन दो रेडिकल के लिए, इन दो सर्कल्स के लिए, AC एज अ डायमीटर एंड BC एज अ डायमीटर। सिमिलरली अगर मैं AB वाला सर्कल भी बनाऊंगा, तो दिस पॉइंट BN विल बी एक्टिंग एज अ ऑल्टीट्यूड। तो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं वही रेडिकल सेंटर होता है, एंड दैट रेडिकल सेंटर विल बी एक्टिंग एज ऑर्थो सेंटर। तो चलो इस चीज को पहले प्रूव करते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया होगा। ये नहीं समझा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझा बता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे पास A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। तो अगर मैं BC को डायमीटर मान करके एक सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल कुछ ऐसा पास होगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको पता है कि ये जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से अगर मैं ये चीज ड्रॉप करूंगा तो दिस विल बी 90 डिग्री। ये समझ रहा है ना? Yes, sir. नहीं, जिसने बोला था नहीं समझा उसको। बेटा ये समझ रहा है? हाँ सेमी सर्कल बन रहा है तो दिस विल बी 90 डिग्री। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो ये AC वाला सर्कल होगा ना, दैट विल आल्सो पास फ्रॉम हियर ओनली। ये चीज कैसे प्रूव करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे C से पास होना ही है, C से पास करेगा, उसके बाद फिर घूम करके आएगा। Why will it be passing through this point only? सोच के बताओ। और अगर ये सोच लोगे तो फिर देखो, फिर दोनों सर्कल के लिए दिस CN विल बी एक्टिंग एज ऑल्टीट्यूड। तो अगर इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड बना रहे हो तो ऑल्टीट्यूड मिल रहा है। फिर एक और सर्कल AB और AC का कॉमन कॉर्ड बनाओगे तो इसी तरह से ऑल्टीट्यूड मिलेगा। फिर एक और, तो तीनों रेडिकल एक्सिस आपको ऑल्टीट्यूड्स मिलेंगे, और अगर रेडिकल एक्सिस ऑल्टीट्यूड हो गई तो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है ना, तो रेडिकल सेंटर ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो बस ये चीज प्रूव करो कि this circle, AC circle as a diameter will also pass through this M point. कैसे करोगे? Anyone? जल्दी सोचो बेटा, कुछ तो बताओ, मतलब गलत हो सही हो। ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं सर। ज्योमेट्री से कैसे करोगे बेटा? अरे मैं डांटूंगा थोड़ी ना।
गलत भी होगा तो नहीं, सर बताओ। जैसे BC का मिड पॉइंट जो रहेगा उधर से जो M पॉइंट है, मतलब जो BC वाला सर्कल है वो AB साइड को उधर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर वो उसकी रेडियस होगी सेंटर से, और वैसे AC साइड के लिए भी रहेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते, नहीं 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 सर, फिर आपने जैसा रीजनिंग यूज किया वही हर सर्कल के लिए यूज करने का। एग्जैक्टली वही हर सर्किल के लिए यूज करेंगे, दैट इज ओके, बट व्हाई विल दैट पॉइंट बी सेम? मतलब वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एसी के लिए यहाँ से पास कर रहा है एंड उसके लिए यहाँ से पास कर रहा है? तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी तो हो सकते हैं ना, व्हाई इट हैज टू बी द सेम पॉइंट? क्वेश्चन समझ रहे हो? क्योंकि डायमीटर एक दूसरों के सर और क्या पॉइंट सी कहते हैं, से AB पे एक ही परपेंडिकुलर आ सकता है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि एक पॉइंट डायमीटर सी से दूसरे का। AB पे, वेरी गुड, क्योंकि पॉइंट सी से AB पे एक ही परपेंडिकुलर आ सकता है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट हो रहा है तो दूसरा सर्कल भी, दूसरा वाला भी तो डायमीटर की तरह act कर रहा है ना। और आपको पता है कि सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी से अगर वो कहीं और इंटरसेक्ट कर जाएगा, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैंने यहाँ से मान लो ऐसा सर्कल बनाया, तो अभी मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो इस पोजीशन पे आ गया। अगर मैं इस इसको सर्कल मान के कर रहा हूँ, तो अभी सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो सी से दो परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप हो सकते ना AB पॉइंट पे, तो दोनों परपेंडिकुलर सेम ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है सबको अभी क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो दैट इज व्हाई वो जो ऑल्टीट्यूड रहेगा ना इसका, क्या कहते हैं, सी पॉइंट का जो मतलब इन दोनों रेडिकल एक्सिस का, रेडिकल मतलब इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस जो रहेगी, दैट विल बी ऑल्टीट्यूड CM। तो all the radical axis will be altitudes for given triangle ABC, for given triangle ABC, and intersection of altitudes or radical axis will be orthocenter, और वही रेडिकल सेंटर हो जाएगा मेरा। ठीक है, पॉइंट समझ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझाया अभी तक? अभी भी एनीवन? सर हाँ, सर वो जो आपने प्रूफ बताया था सी से परपेंडिकुलर बनाने का, आप उसका सेकंड पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप वो एक और सर्कल बनाते हो? अगर मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या करोगे, इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल बनाओगे, राइट? यस सर। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यस सर। तो ये सी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड हो गया, राइट? अब यस अगर सर। मैं इसको सर्कल मान के चलूंगा, तो आपको पता है कि ये इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। क्यों इसी पॉइंट से पास होना चाहिए? क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना। और सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी आपको पता है ना, कि अगर कोई भी डायमीटर बनाते हो और ये वाला पॉइंट 90 डिग्री है, तो इसी पॉइंट से पास होगा ना ये। यस सर। क्योंकि अगर किसी और पॉइंट से पास हो जाएगा तो मतलब सी से दो अल्टरनेट ऑल्टीट्यूड्स बन रहे हैं इस साइड पे। तो सी से तो एक ही ऑल्टीट्यूड बनेगा ना, AB साइड पे दो ऑल्टीट्यूड्स नहीं बन सकते ना। यस सर। तो दैट इज बाय वो वही कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ओके सर। और दैट विल बी द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं? सर वो ग्रीन वाला पार्ट लिखना। हाँ लिख लो। तो नीचे स्क्रॉल करो ना।
डेली तो इतना नहीं नोट करते तुम लोग। आज मैंने नोट्स मान लिए तो सबको नोट करना है। नहीं सर, नोट तो हम करते हैं। वो तो आज पता चल जाएगा मुझे। आज वाला लेक्चर ही नहीं मांग रहा हूँ, प्रीवियस वाला लेक्चर भी मांग रहा हूँ, पता है ना। 2 लेक्चर्स चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब मान लो मेरे पास एक स्पेशल केस आया जहाँ पे 3 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो इनके सेंटर का अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाऊंगा, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखना ध्यान से मैं क्या क्या नाम दे रहा हूँ। C1, C2, C3। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है C1 के ऑपोजिट वाले, इसको मैं P1 बोल रहा हूँ। C3 के ऑपोजिट वाले इसको मैं P3 बोल रहा हूँ। और C2 के ऑपोजिट वाले इस पॉइंट को मैं P2 बोल रहा हूँ। तो अब इनको भी ज्वाइन करके एक सेंटर ट्राइंगल बना दे रहा हूँ। तो व्हाट विल बी द रेडिकल सेंटर, मतलब C1, C2, C3 के रिस्पेक्ट में रेडिकल सेंटर कौन सा स्पेशल पॉइंट होगा? सर C1, C2, C3 का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। अच्छा, कैसे सेंट्रॉइड? क्वेश्चन देख लो, ध्यान से नोट कर लो। 3 सर्कल्स हैं टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। केस दिखा सकते हैं क्या? क्या बेटा? लास्ट केस आप दिखा सकते हैं क्या? कैसे दिखना है? लास्ट क्या? सॉरी, लास्ट पॉइंट सर, 4th पॉइंट। और 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट नोट नहीं किया क्या? नहीं सर, डायग्राम। अच्छा, डायग्राम नहीं होता। सर आज आप आपके नोट्स मत शेयर करना, वरना मुझे भी लोग लग वही रहा है शेयर कर देंगे। वही कॉपी करेंगे लोग। आप आफ्टर 9 PM आप लोग जो अपने नोट्स शेयर कर दोगे ना, उसके बाद आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स। चलो ठीक है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या होगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इन दिस केस radical center will be dash with respect to triangle C1, C2, C3 and dash with respect to triangle P1, P2, P3। तो बताओ क्या होगा? C1, C2, C3 के रेस्पेक्ट में बताओ क्या होगा? वो P1, P2, P3 इंटरसेक्शन, मतलब जो पॉइंट पे टच हो रही वो है ना? हाँ, वो जहाँ पे टांजेंट बनाते हो। P1, P2, P3 के रेस्पेक्ट में तो बहुत इजी है ना। क्या बन रहा है? एनीवन? सर इन सेंटर हो जाएगा। इक्विलेट इन सेंटर किसके रेस्पेक्ट में आदित्य? सर C1, C2, C3 में। C1, C2, C3 के रेस्पेक्ट में इन सेंटर होगा। सही बोल रहा है वो। देखो ध्यान से, क्या होगा कि ये मेरे पास रेडिकल सेंटर है, राइट। अगर मैं सारे टांजेंट्स को बना रहा हूँ तो यू गाइस नो ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है। वो जो बीच वाला जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होता है, वो बीच वाले सारे डिस्टेंस बराबर होते हैं। रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन यही है ना, जहाँ से तीनों हाँ बराबर हो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो अगर तीनों को रेडियस मान करके एक सर्कल बनाओगे तो इन सर्कल बनेगा। सर आपने हाँ। कौन सा डिस्टेंस इक्वल बोला है? बेटा ये जो 3 सर्कल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, देखो ध्यान से, तो 3 टांजेंट्स आप बनाते हो, राइट। यस सर।
तो फिर सर तो ये तीनों P1 P2 tangents P3 रेडिकल के सेंटर से लिए इक्वल रहते हैं ना, रेडिकल सेंटर यस से सर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है ना, तो वो एज अ रेडियस एक्ट करेगा और एज अ इन सेंटर आएगा। तो वो सर अंदर के ट्रायंगल सर। के लिए ये बनेगा ना सर्कमसेंटर। सेंट्रोइड बन अंदर जाएगा गले क्योंकि उसकी सरकम सेंटर, वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम सरकम है। सेंटर अच्छा हाँ, सर्कम सेंटर। इन सेंटर बनेगा यहाँ के लिए, और अंदर वाले ट्रायंगल के लिए वो क्या बन रहा है, देखो यही वाला सर्कल तो है ना, तो वो पॉइंट अंदर वाले ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। P1 P2 P3 को तो ऊपर से सरकमस्क्राइब कर रहा है ना, और इसके लिए रेडियस हो गया। तो समझ में आ गया सबको क्या बोल रहा हूँ? फिगर थोड़ी और बड़ी बना दूं क्या समझाने के लिए? देखो मेरे पास एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, इसको टच कर रहा है, और एक और सर्कल है, दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, और इसका सेंटर C3 है। C2 है और यहाँ पे C3 है। तो अभी मैंने क्या किया, C1 C2 C3 को ज्वाइन कर दिया, और अभी मैंने तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे गैप्स मत देखना, वो बड़ा बनाने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो मैंने बोला था कि तीनों का रेडिकल सेंटर कहाँ पे मीट करेगा, तो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया कि ये पॉइंट क्या है, P2 है, इस पॉइंट को बोल दिया ये पॉइंट P1 है, इस पॉइंट को बोल दिया ये पॉइंट P3 है। तो अभी तीनों ट्राइंगल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये जो रेडिकल सेंटर आएगा मेरा, दैट रेडिकल सेंटर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन ही यही होती है, या रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन ही यही होती है। ठीक है, तो दिस विल बी रेडिकल सेंटर, राइट। अब अगर इस रेडिकल सेंटर को ये रेडियस मान करके मैं एक सर्कल बनाऊंगा, तो C1 C2 C3 के लिए तो ये इन रेडियस का काम कर रहा है ना, इन रेडियस का काम कर रहा है ना, तो इन रेडियस का काम कर रहा है, तो रेडिकल सेंटर क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा C1 C2 C3 के लिए। और P1 P2 P3 के लिए देखो क्या हो रहा है, P1 P2 P3 ट्रायंगल को वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो P1 P2 P3 के लिए सेम पॉइंट विल बी एक्टिंग एज सर्कम सेंटर। अभी समझ में आया एवरीवन? यस हाँ ठीक है, तो नोट कर लो, फिगर बना लो, डन सर। है ना। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। ऊपर बेटा यही फिगर है, उसको बड़ा बनाया हुआ, तो यही वाली फिगर नहीं सर, नोट वो करो, बेटर रहेगा। पॉइंट्स देखने थे बस। अच्छा, यही है बस पॉइंट। रेडिकल सेंटर विल बी इन सेंटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले सर्कल के लिए इन सेंटर रहेगा, और सर्कम सेंटर रहेगा P1 P2 P3 के लिए। ठीक है सर, हो गया। अब वैसे तो अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट स्टिल एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि अगर मेरे पास तीन सर्कल है टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, दिस इज सर्कल, इसका रेडियस मान लो 3 दिया हुआ है, इसका रेडियस 2 दिया हुआ है, और इसका रेडियस 1 दिया हुआ है। तीन सर्कल्स हैं मेरे पास। तो अभी मुझे बताओ कि बेसिकली दिस पॉइंट इज, ये तीनों पॉइंट्स भी है मेंशन है, जैसे दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। तो फाइंड, और ये रेडिकल सेंटर R है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड RP1, तो कैसे निकालेंगे? फाइंड RP1, रेडिकल सेंटर इज R, कैपिटल R, P1 P2 P3 वो टैंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स है,
जहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो फाइंड RP1। अच्छा, RP1 RP2 RP3 बराबर रहेंगे, ये तो सबको समझ गया ना। हाँ बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द इन सेंटर। इन सेंटर निकालने को कह रहा है, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सबको समझ गया? मतलब इन रेडियस निकालने को कह रहा है, इन सेंटर नहीं। फाइंड इन रेडियस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। इन रेडियस कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सर वो राइट एंगल सर 3 4 5 3 4 5 बन रहा है, राइट एवरीवन? ये 5 है, ये 2 और ये 3 है, और ये 4 दिया हुआ है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। लकीली राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। बट मान लो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया रहता तो एक इन रेडियस का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एक चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा होता है एरिया और एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो ये चीज हम पढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, एरिया क्या होता है ट्राइंगल के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 लिखोगे। और सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करते हो? हाफ ऑफ 3 + 4 + 5, राइट? तो यहाँ से इन रेडियस 1 आ जाएगा। बट इस चीज को और कैसे कर सकते हैं? मतलब मैंने बोला ना कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, बट पहले पूछे जाते थे। तो स्टिल बताओ और कैसे कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेडियस r मान के चलो ठीक है, रेडियस r मान लिया। फिर तो एक स्क्वायर इसके बाद बनना चाहिए। स्क्वायर बनना चाहिए, तो स्क्वायर, हाँ ठीक है स्क्वायर बनेगा, सही बोल रहे हो। तो स्क्वायर का वो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस 1 होगी, ये चीज कैसे प्रूव करोगे? समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ एवरीवन? इन रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ा दूंगा जब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, और बहुत इजीली हो जाएगा फिर। तो इसके लिए आपको लोड नहीं लेना है, दिस इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर इवेंचुअली, वेरी इजी। और अगर 3 साइड ऑफ ट्रायंगल नोन है तो इन रेडियस आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। बट मैं इसको ज्योमेट्रिकल पॉइंट से भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक हाउ विल यू प्रूव दैट दिस विल बी 1 इक्वल टू 1? एनीवन? So it is the radius. हाँ मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू 1 आएगा, वही कैसे प्रूव करोगे? ये डिस्टेंस रेडियस ही है ना। सर ऐसा कर सकता है, उसको हम लोग x मान लेंगे। हाँ ठीक है, आर मान रखा है ऑलरेडी। सर नहीं समझ में आ रहा, पहले ऐसे किया हुआ हमने शायद से 10th में। सर उसको हाँ 2 ले सकते हैं क्या पॉइंट ऑफ दूसरे अपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज को, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है रेडियस के साथ? मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये बोल नहीं रहे हो? नहीं, वो ऊपर वाला, ऊपर के 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके। ये वाला ट्रायंगल, ये तो कर्व है ना बेटा। अच्छा नहीं, वो ये नहीं ट्रायंगल सर। और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करके, वो वो तो दोनों ऑलरेडी सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट ना, है ना। डायगोनल है, वो तो कॉन्ग्रुएंट है। 4 5 वाला 4 और 5 वाला ट्रायंगल, आपने जिधर अच्छा इंटरसेक्ट किया है ना हाइपोटेन्यूज, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो उससे क्या होगा? सर ये नहीं, आप रेडियस दोनों को एक एक साइड लो। एक मिनट रुको, सर मैं 3 4 सर 5 का एक ट्रायंगल मिनट वापस से बना रहा हूँ। सर वो ये मेरे को साइड्स टेंजेंट्स है सर्कल की, तो हम लोग r के टर्म्स में टेंजेंट्स का लेंथ लिख सकते हैं।
हाँ लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या आएगा फिर? सर फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट एक का 3 माइनस आर फिर वैसे ही 4 माइनस आर। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये इन सेंटर कुछ मान लेंगे h कॉमा के, और ये रेडियस r दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हो कि लेंथ ऑफ टैंजेंट लिख सकते हैं। हाँ सर। मतलब ये a पॉइंट से लोगे, b लोगे, इसको c लोगे, राइट? तो यहाँ Yes. से आप लिख सकते हो कि दिस साइड इसको x मान लिया, इसको तो ये भी x हो जाएगा, तो दिस शुड बी x माइनस 3, तो दिस शुड बी 3 माइनस x, तो दिस शुड बी 5 माइनस x। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ सर। तो दिस आल्सो विल बी 3 माइनस x एंड दिस आल्सो विल बी 5 माइनस x। हाँ सर, ऐसे ही किया था। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या करोगे? पाइथागोरस लगा देंगे। सर 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 8 इज माइनस इक्वल्स टू 2x 4 हो इज इक्वल जाएगा, टू 4 आएगा, हाँ सर, हो ये जाएगा। टेंथ तो में वहां किया से था सर, टेंथ x में इज किया इक्वल्स था। टू 1 हो जाएगा। याद आ गया सबको? हाँ सर, 10th का ही था। यस। इधर तक आ रहा था कि x और फिर 3 माइनस एक्स करके उसके बाद वही लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल करना नहीं आता। यस। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो यस सर। ये चीज हो जाएगी वहां से भी, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता ना तो भी। तो वही मैं कह रहा था कि ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब अप्रोच अलग अलग, वो स्ट्राइक करने वाली बात है कि स्ट्राइक करता है या नहीं करता है, बट चीजें ऐसे देखा करो, जहां जहां भी 90 डिग्री बन रहा है वहां तो क्वेश्चन मान के चलो कि पाइथागोरस से कुछ ना कुछ अप्लाई करते ही हो जाएंगे। सर्कल्स में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 90 डिग्री पे हो जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट आता है, बहुत टाइम से आप लोग परेशान थे इस टॉपिक के लिए, ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है? एनीवन? ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होंगी। तो दो सर्कल्स आपस में जब परपेंडिकुलर हो तो उसको ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलते हैं। अब सर्कल्स के बीच में एंगल कैसे निकालते होंगे, कभी सोचा है? नहीं। नहीं सोचा? सोचो फिर। जैसे मान लो ये मेरे पास सर्कल का एक कर्व है, ये मेरे पास सर्कल का दूसरा कर्व है, तो हाउ कैन यू से दैट एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स इज 90 डिग्री? इनके टेंजेंट्स लेके सर उनके सेंटर से एक लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दूसरी लाइन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, उसके बीच का एंगल। सॉरी आदित्य, वापस से बोलना, क्या कह रहे हो? सर दोनों के सेंटर, मतलब पहले सर्कल के सेंटर से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन बनाएंगे और फिर दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। नहीं, किसी ने क्या बोला था, टैंजेंट भी मेंशन किया था कुछ, कि इनके टैंजेंट के भी। मैंने बोला इन हाँ इन दोनों कर्व्स के, सॉरी ये जो आपने बनाया ना कर्व्स, हाँ, उनके टेंजेंट्स लेके। वेरी गुड, इनके टैंजेंट्स के बीच का एंगल देखेंगे। यहाँ पे एक टैंजेंट बनाएंगे और यहाँ पे एक टैंजेंट बनाएंगे एंड इनके बीच का एंगल देखेंगे। तो इनके टैंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आता है, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स इज 90 डिग्री। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट बनाएंगे इस सर्कल से और इस सर्कल से, और फिर उसको 90 डिग्री बताएंगे। समझ में आया आदित्य? यस सर। बाकी लोग, दिस इज क्लियर? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस पे इस सर्कल से टैंजेंट बनाओ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस सर्कल पे टैंजेंट बनाओ, और इनके बीच का एंगल देखो। इफ दैट इज 90 डिग्री तो मैं बोल सकता हूँ कि सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो एंगल बिटवीन tangents to circle s is equals to 0 and s dash is equals to 0 at point of intersection is 90 डिग्री। ऑर्थोगोनैलिटी का ये मतलब हो गया। अब जब भी इतना सबने नोट कर लिया होगा, राइट? अब जब भी मेरे पास ऑर्थोगोनैलिटी की बात आती है ना,
तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनमें से एक पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो, बढ़ूं मैं आगे? यस सर। ओके, जैसे मान लो मेरे पास दो सर्कल्स हैं, लेट्स टेक टू सर्कल्स एंड लेट्स से कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से दोनों सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो आदित्य पॉइंट बोल रहा था ना, वो वाला पॉइंट आएगा। देखते हैं क्या है कि यहाँ से अगर मैंने यहाँ से कोई टैंजेंट बनाया, मतलब कोई भी टैंजेंट मैं बनाऊंगा तो वो जो है ना वो उसके सेंटर से होते हुए पास करेगा। कैसे प्रूव करेंगे इसको? मैं इस चीज को मैं कैसे प्रूव करूंगा? सेंटर को अगर एक्सटेंड किया इस तरह से कि दूसरे सर्कल को टच करे तो वो ऐसे ही आएगा ना। सर वो C1 से हमने टैंजेंट बनाया है, तो जो और हमने अभी बोला कि वो ऑर्थोगोनल है तो 90 डिग्री है, तो फिर वो C2 के लिए नॉर्मल हो जाएगा जो वो लाइन है, तो वेरी वो गुड। बाहर सेंटर के थ्रू करेगा। तो ये देखो, ये जो C1 है, लेट्स से दिस इज टैंजेंट 1 एंड दिस इज टैंजेंट 2। तो C1 के लिए जो टैंजेंट 1 है ये उसकी टैंजेंट है, राइट? तो अगर मैं उससे कोई 90 डिग्री बनाता तो वो उसके लिए नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। हाँ, और नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सेंटर से पास होता है। किसी भी सर्कल का नॉर्मल बनाओगे तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा ना। तो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट दिस विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू सेंटर। तो अब देखो कुछ बहुत अच्छा सा रिजल्ट ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। ये समझ में आ गया ना सबको कि सेंटर से पास होगा? हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा सा रिजल्ट ड्रॉ हो रहा है। क्या हो रहा है? ओ, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन मुझे नोन होगी, लेट्स से दिस सर्कल इज s डैश इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस सर्कल इज s इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर, इसका रेडियस मुझे r1 पता है। सर दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी उससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। जो यस। सबसे पहली चीज मुझे पता रहती है ऑर्थोगोनल सर्कल में, वो क्या रहती है? d स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। d स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। मतलब जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस रहता है दैट इज दोनों रेडियस के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल जब भी मेंशन होगा तो आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट होता है दैट इज d स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। लेट्स से सर एक ये, छोटा सा डाउट है। हाँ बताओ। दोनों सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट पर मतलब उनके टैंजेंट्स 90 डिग्री रहेंगे ना? हाँ, हाँ ओके सर। कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को? मेंशन कर दिया तो बताओ। सर क्या प्रूव करना? दोनों पॉइंट पे सेम ही चीज हो रही होगी, मतलब यहाँ पे भी ऑर्थोगोनली रेक्टेंगल होगा, यहाँ बन पे। जाएगा। सर फिर से वेरी गुड, उस पॉइंट पर जो वेरी दूसरा गुड, पॉइंट उसने ऑफ सही बोला इंटरसेक्शन है रेक्टेंगल। उससे भी ज्वाइन कर देंगे और उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। उसने सही बोला है कि रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बनने से प्रूव हो रहा है, बट रेक्टेंगल कैसे बन रहा है? सर एक सर एंगल वही 90 और ऑपोजिट। अपोजिट साइड अपोजिट साइड है, हाँ। नहीं, ये तो R2 हो जाएगा ना, ऑपोजिट साइड। साइड बनेगा। मतलब ये चीज इससे हो सकती है ना आदित्य, कि इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री मान करके एक सेमी सर्कल बनाओगे ना, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस आल्सो विल बी 90 डिग्री, और सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। हाँ सर मैं तो ऐसे वहां ही से प्रूव मतलब हो कुछ जाएगा। बोल रहा था कि वैसे हो गया। ठीक है, चलो अब इसी पॉइंट को देखते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर मान लो वो g1 माइनस g1 माइनस f1 माइनस g2 माइनस f2 है, तो d1 विल बी g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। ये डी स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, रूट हटा दिया क्योंकि यस सर स्क्वायर कर स्क्वायर रहा है हूँ। तो हट जाएगा। इज इक्वल्स टू रेडियस 1 क्या हो जाएगा? रेडियस 1 हो जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर सर माइनस माइनस C1। c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। अब एक्सपैंड कर लो तो क्या आ रहा है?
g1 square plus g2 square minus 2g1 g2 plus f1 square plus f2 square minus 2f1 f2 is equals to g1 square plus f1 square minus c1 plus g2 square plus f2 square minus c2. तो g1 square f1 square g2 square f2 square कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचा? सर 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. वेरी गुड 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2 और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनैलिटी के लिए। ये दो चीजें हैं जो आपको जब भी ऑर्थोगोनल सर्कल्स मेंशन हो तो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स मेंशन है तो कहीं ना कहीं इन दो चीजों का यूज कर रहा होगा। एक इज कि सेंटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, सेंटर के डिस्टेंस का, और इसी पॉइंट को थोड़ा एक्सपांड करके मुझे ये मिल जाता है, कहते हैं 2g1 plus 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2. This is very important result. सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। ऊपर कहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहीं से तो पढ़ा रहा हूँ। हाँ बस इधर ही। तो आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो गए। हो गया सर। मान लो मुझे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? नाइन्टी डिग्री नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे? क्या हर बार हम टैंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे और उसके बाद एंगल बिटवीन टैंजेंट्स निकालेंगे? क्या ये चीज फॉलो करेंगे? एनीवन? थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना वो। हाँ लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा मतलब ऑलरेडी एंगल बिटवीन टू लाइंस, पहले तो दोनों लाइन निकालना, दोनों टैंजेंट की इक्वेशन निकालना, ऑल्दो दैट इज नॉट टफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है बेसिकली आपको एक बार। वंस यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो t is equals to 0 और t is equals to 0 दोनों सर्कल के लिए अप्लाई करना है। दिस सर्कल पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस सर्कल ना, तो t is equals to 0 अप्लाई करोगे तो निकल जाएगा। तो बट फिर सर दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकाले तो फिर हाँ दोनों लाइन का स्लोप निकालोगे, फिर एंगल बिटवीन स्लोप निकालोगे। थोड़ा सा मुझे पता नहीं कि बहुत लेंदी लग रहा है। कोई और बताओ, कोई मेथड बताओ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकालना है। अच्छा ये अभी भी सर सेंटर से पास ट्रायंगल करेगा बनेंगे राइट? क्या? ये अभी भी सेंटर से पास करेगा राइट? हाँ एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग तो दिस? अंदर एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ तो वो ऊपर जो एंगल बनेगा उसका बराबर ऑपोजिट वही अंदर अंदर वाला एंगल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना होगा मुझे, ये साइड आपको पता है R1, ये साइड पता है आपको R2 और ये पता है आपको D। हाँ तो सबको वो कोसाइन फॉर्मूला याद है? कौन सा? कोसाइन फॉर्मूला नहीं याद है? थोड़ा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जो एडजेसेंट साइड होते हैं उनके स्क्वायर का सम, माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। कहीं बैक ऑफ द हेड होगा, याद नहीं होगा, 10th में नहीं पढ़ा है, 11th में ही पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया गया होगा, बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ये चीज मैं कोसाइन फॉर्मूला में पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, बट रिमेंबर दिस, इससे ज्यादा इजीली हो जाता है। अगर नहीं भी याद है तो भी आपके पास जेनरिक मेथड है कि आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, उसके बाद t इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे, इसके लिए t इक्वल टू 0 अप्लाई करो, दोनों लाइंस मिल जाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल दो। ठीक है,
बट अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। इसमें क्या, किसी भी ट्राइंगल के लिए क्या करना होता है ना, अगर आपको एंगल निकालना है थीटा और आपको ये साइड पता है लेट्स से a, ये साइड पता है आपको b और ये साइड पता है c, तो क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड होते हैं जिस पे एंगल निकालना रहता है जिसके बीच में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ab, ये होता है कोसाइन फॉर्मूला। cos थीटा इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में शायद याद आ रहा हो सर किसी वो को, सी स्क्वायर है या फिर सी है? c स्क्वायर रहता है। इस फॉर्म में शायद किसी को याद आ रहा हो, अगर किसी ने कभी yes, देखा हो तो। हाँ 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 तो बस सर, वही हमें चेंज सी स्क्वायर के टर्म्स में सर ने बताया। हाँ, तो हमने वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की कि एडजेसेंट साइड का स्क्वायर किया, ऐड किया माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r1 इंटू r2, तो वो कोसाइन फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये भी मैंने ज्योमेट्री से ही किया है, मतलब बेसिकली ये r1 है ये r2 है, तो मुझे साइड्स पता चल गया और वंस आई गॉट दैट तो फिर ऐसा निकल जाएगा। क्वेश्चन करें? Shall we move on to questions? Yes. Okay. जैसे मान लो मुझे बोला कि मेरे पास दो सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 and another circle is x square plus y square minus 3x plus y plus 5 is equals to 0. अब मुझे बोला कि these two circles cut each other orthogonally. Cuts orthogonally. To find value of a. Find a. a क्या होगा? ये ax है। कैसे निकालेंगे? सर पहले रेडियसेस और सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे एक के टर्म्स में और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 2g1 g2 वाले फॉर्मूला क्यों से नहीं अप्लाई कर रहे हो? 2g1 g2 वाला क्यों नहीं लगा रहे हो? फिर मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, हाँ यही सर, याद वो रखो। डायरेक्टली हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 2g1 g2 plus 2 times of f1 f2 is equals to c1 plus c2। तो राइट हैंड साइड पे तो 6 आ रहा है, c1 plus c2 ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये तो 0 आ रहा है, f1 f2 फिर 0 हो जाएगा। 2g1 g2 कितना आएगा? -6 है। मल्टीप्लाई बाय a by 2 माइनस a by 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 by 2, यस सर। तो क्या आ जाएगा? सर 3a/2 इज इक्वल टू 6, तो a 4 आ जाएगा। हम माइनस a 4 आ रहा है तो फिर a -4 आ जाएगा। a माइनस 4 आ जाएगा। ने एंगल बिटवीन टू सर्कल्स में क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। This implies that a is equal to -4। ठीक है, तो मिस्टेक मत करना इसमें, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल जब भी मेंशन है तो इस चीज को याद रखना, वो ऊपर वाले से ही ड्रॉ होता है, तो ये वाला रिजल्ट याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो कभी भी निकल जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए मैंने ये बताया कि ये जो लाइन होगी ये भी रेडियस से पास होगी, सेंटर से पास होगी, ये भी लाइन सेंटर से पास होगी, तो एंगल थीटा हो गया। अब फिर देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब मुझे थीटा निकालना है, तो मैंने कोसाइन फॉर्मूला बताया कि लेट्स से मुझे ये साइड पता है a, ये साइड पता है b, ये साइड पता है c, तो cos थीटा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपको पहले पढ़ाया गया होगा स्टार्टिंग में ही कि कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन रूल क्या होता है। तो वहां से यूज करके मैंने r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 लिख दिया cos थीटा, तो वहां से एंगल पता चल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अगर याद नहीं है, वैसे तो याद हो जाएगा ये, क्योंकि अभी सॉल्यूशन ट्रायंगल में भी पढ़ोगे, बहुत जगह यूज भी करोगे, तो क्या हो जाएगा ऑल्टरनेटिवली कि टैंजेंट की इक्वेशन निकालो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, तो दोनों टैंजेंट के बीच में एंगल निकालो। ओके सर, ठीक।
हो गया सर। ये हो गया, सबसे समझ में आ गया सबको? अब एक क्वेश्चन करो कि फाइंड लोकस ऑफ सेंटर। अच्छा, तुम लोग अपना टाइम टेबल देख करके मुझे बताओ ना कि किसी दिन आप लोग फ्री हो क्या? Locus of center of a circle which cuts x square plus y square minus 20x plus 4 is equals to 0 orthogonally and touches x is equals to 2. Find locus of center of a circle which cuts this circle orthogonally and touches x is equals to 2. तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग कि मेरे पास एक लाइन है x is equals to 2, एक मेरे पास सर्किल है, ठीक है, एक मेरे पास सर्किल है और मेरे पास एक और सर्किल है जो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और x is equals to 2 को टच कर रहा है। तो मुझे ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, और इस सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो मुझे इसके सेंटर का लोकस बताना है। इस ये जो वेरिएबल सर्किल है और ये फिक्स सर्किल है मेरा जिसका सेंटर आपको पता है 4,0 है, तो इसके सेंटर का लोकस बताना है मुझे। एनीवे ये सर्किल हमेशा ऑर्थोगोनली कट करेगा। सर पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाओ ना एक बार। 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2। c1 c2 पता है, g1 g2 यहाँ से निकाल सकते हो, अप्लाई किया, फाइनली एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बताओ ये कैसे करेंगे? लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्किल कैसे निकालेंगे? अच्छा, हैज एनीवन स्टडीड पैराबोला? एनीवन? हाँ बेसिक सर। वाला पैराबोला तो स्कूल में पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। तो किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन मत लो, मैं नॉर्मल भी वर्क करके बताऊंगा, बट खुद ही सोचो कि x इज इक्वल्स टू 2 डायरेक्टर्स की तरह होगी। ये मेरे पास एक ये वाला फिक्स पॉइंट एक फोकस की तरह है और मुझे एक सेंटर की इक्वेशन चाहिए जो हमेशा क्या हो रही है, जिसके बीच में ये डिस्टेंस इज। पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी? pf1 plus pf2 is equals to हाँ constant। हाँ सर, याद हाँ आ रहा सर, था? हाँ सर। यस यस तो यस। ये कुछ पैराबोला टाइप का बन रहा है, ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। बन तो रहा है if सर। if anyone has studied parabola, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं नॉर्मली भी प्रूव करूंगा इसको। तो ये पैराबोला की एक इक्वेशन आएगी, एक पैराबोलिक इक्वेशन आएगी, बट ठीक है, किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो किसी और अप्रोच से देखने की कोशिश करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे? लोकस ऑफ सर्कल इज ऑर्थोगोनल। यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मेंशन्ड है, और इस पॉइंट को M बोल रहा हूँ, तो PM हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि हमेशा सर्कल, वेरिएबल सर्कल मतलब
PM distance will always be equal to h minus 2, जो भी h पॉइंट होगा, हाँ या ना? सर अरे अगर एक अगर मिनट, किसी पॉइंट पे 2 है और यहाँ पे h है तो ये डिस्टेंस h माइनस 2 ही रहेगी ना बेटा, x एक्सिस। लेकिन सर एक्सिस को टच कर रही है ना वो। हाँ, तो ये रेडियस हो जाएगा ना मेरा, तो रेडियस विल ऑलवेज बी h माइनस 2। इसको मैं रेडियस 1 बोल दे रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रेडियस 2 कांस्टेंट है, वो मुझे पता है कितनी है। रेडियस 2 का स्क्वायर इज गिवन एज 96, देख लो, सर को पता है ना। सिक्सटीन, सॉरी नॉट 96। हाँ 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 0। सर वो अपनी इक्वेशन में -20x लिखा हुआ है क्या? हाँ -20x लिखा है। सर दूसरे वाले सर्कल का 4 कैसे आ गया? हाँ 10 मैं आएगा। भी वही 10 सोच है, रहा था। 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, सॉरी। हाँ सर तो R2 रेडियस अंडर रूट ऑफ 104 आएगा। 104 नहीं क्यों सॉरी, आएगा, 96 आएगा। रूट हाँ 96 आएगा ना। ठीक है, तो R2 स्क्वायर 96 हो गया, छोड़ो स्क्वायर से ही काम करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे पता है कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए क्या रिलेशन होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए मुझे पता है ये रिलेशन होता है। तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा, h माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। एवरीवन, h माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यस सर। इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस h R2 स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 96। h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 96। इसको भी सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 प्लस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2h। h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 96 प्लस 400 आ गया, 100 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ रहा है, ये भी और ये भी सर k कैंसिल आउट हो स्क्वायर इज जाएगा। इक्वल टू 18h आ रहा है। पैराबोला। ये 4h आएगा बेटा, मैंने 2h लिख दिया गलती से, 2 into 2h। हाँ हाँ सर तो वो क्या आ रहा है, 16h आएगा। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16h या y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। देखो पैराबोला की पैराबोला। equation मिल रही है। तो नॉर्मली भी करोगे तो भी पैराबोला मिल जाएगा, बट अगर किसी को वैसे पैराबोला से करना है तो वहां से भी कर सकते हो। लेकिन सर मुझे अभी भी वो मॉड h-2 नहीं समझ में आया। मॉड h माइनस 2, यहाँ इस हमेशा ये जो भी सर्कल रहेगा ये इसको टच करेगा ना, हाँ तो लेट्स से h यहाँ पे पहुंच गया तो भी ये डिस्टेंस h माइनस 2 ही रहेगी ना, रेडियस। अरे दिस लाइन इज हाँ, एक्टिंग एज अ ओके ओके टैंजेंट। ओके सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके ठीक है समझ गया समझ गया। हाँ बोलो। वो आपने R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 96 के बाद पता चलता क्या क्या होता है। ये सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, तो पहली वाली प्रॉपर्टी यूज की ऑर्थोगोनल वाली, ये वाली डी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 स्क्वायर। अच्छा तो रेडियस, हाँ तो डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो वो यूज किया। R1 मुझे पता है h माइनस 2 आ रहा है और R2 मुझे पता है 96 आ रहा है, तो यूज कर लिया सब कुछ। प्रोग्रेस स्कूल कीजिए। हम्म ओके आगे बढ़े। मुझे कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट मैंने बता दिया ना, मुझे बताओ।
हाँ अगर कोई, हाँ लेकिन उसमें मैंने t इज इक्वल्स टू s1 नहीं बताया था शायद, मुझे याद आ रहा है। अब देखो शायद तुम लोग समझ जाओगे। chord with a given midpoint, chord with a given midpoint। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई सर्कल है और मेरे पास एक chord है, एक chord है जिसका मिड पॉइंट मुझे गिवन है x1, y1, और सेंटर मुझे नोन है, सेंटर -g, -f ले लो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉप मतलब ये इस लाइन के स्लोप से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रहेगा, और m पता है आप लोगों को, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द chord, राइट? ये बता रखा है मैंने। वही यस बताया। सर। हाँ ठीक है, तो अभी भी वही काम करते हैं, मतलब करना आपको वही है, बस मैं एक और चीज यूज करूंगा। स्लोप OM निकाल सकते हैं, तो स्लोप OM क्या आएगा? -1 into slope of tangent। माइनस टाइम्स ऑफ x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। देखो, हाँ सर। राइट। हाँ अब हाँ अगर सर। मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। m क्या है? माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f इंटू x माइनस x1, ये आ जाएगा। और अब अगर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ थोड़ा, तो देखो क्या आएगा? y1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस yf। फिर y प्लस f ऊपर होगा ना स्लोप ऑफ OM में? नहीं, स्लोप OM के परपेंडिकुलर वाला लिख लिया मैंने सीधे। अच्छा ठीक है परपेंडिकुलर सर। जो, हाँ वो सीधे वही वाला स्लोप जो यूज करना है वो यूज कर लो। सर, वो स्लो पोएम लिखने के बाद क्या किया आपने? लैग हो गया था मेरा। फिर बेटा इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो ना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, बस। और यहाँ से क्या आ जाएगा? x(x1) प्लस x1 स्क्वायर माइनस xg प्लस gx1। ठीक है, तो अब सारे माइनस वाले टर्म्स को एक साइड ले रहा हूँ, सारे पॉजिटिव वाले टर्म्स को एक साइड लिख ले रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा? x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस fy is equals to x1 square plus y1 square plus gx1 plus fy1। यहाँ तक सबको समझ गया? कुछ किया नहीं है, बस बेसिक सा थोड़ा एडजस्टमेंट किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले टर्म्स को इधर ले आऊँ, इधर के सारे नेगेटिव वाले टर्म्स को इधर ले गया हूँ, तो फाइनली ये इक्वेशन बन गई है। अब ध्यान से देखो तो ये कुछ मेरी टैंजेंट टाइप की इक्वेशन बनते हुए दिख रही है, x(x1) y(y1), बस यहाँ पे क्या होना चाहिए? gx प्लस x1 होना चाहिए। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों साइड gx1 ऐड कर दे रहा हूँ। आई एम एडिंग प्लस gx1 बोथ साइड। देखो यहाँ पे प्लस fy1 भी चाहिए होगा टैंजेंट की हाँ इक्वेशन बनाने के लिए, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और प्लस c भी चाहिए होगा। तो एडिंग दीज टर्म्स बोथ साइड्स, तो देखो क्या बन रहा है मेरे पास? ये तो t बन रहा है टैंजेंट x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c। और राइट हैंड साइड पे देखो क्या बन रहा है? प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। E तो equal राइट to हैंड S1। साइड पे s1 बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे इज t इक्वल बन रहा है। तो t इज इक्वल्स टू s1, t इज इक्वल्स टू s1 बन रहा है। तो t इज इक्वल्स टू s1 जो होता है ना, ये मेरे पास डायरेक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है।
t is equals to s1 will give you directly this equation. नॉर्मली भी आप नॉर्मल काम आपका ज्यादा आसान है, जो मैंने बताया हुआ है ना इससे पहले कि मुझे स्लोप निकाल दो 90 डिग्री आ जाएगा। वही सर। हाँ, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन सब में यूज होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जितने भी मतलब वो चीज है ना 2D वाले, सब में यूज होता है t is equals to s1। तो t is equals to s1 यहाँ पे तो चलो ठीक है 90 सर्कल के केस में, क्योंकि वो सेंटर से 90 डिग्री हो जा रहा है तो हो जा रहा है। मान लो अगर मुझे कोई पैराबोला गिवन होगा ना, और पैराबोला में कोई लाइन होगी और मिड कोई कॉर्ड होगी और उसका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे वो 90 डिग्री वाली चीज अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तो वहाँ पे t is equals to s1 अप्लाई करेंगे। उस टाइम पे मैं ये चीज प्रूव करूंगा t is equals to s1, बट यूज करेंगे वहाँ पे। तो याद रहे कि मिड पॉइंट अगर मुझे पता होता है तो कॉर्ड की इक्वेशन t is equals to s1 से आ जाती है। ओके नोट हो गया सबका? बोलो जल्दी। हाँ हो गया, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक ये चीज कॉर्ड गिवन मिड पॉइंट में t is equals to s1 नहीं बताया था मैंने, मिस हो गया था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आप लोग को पेयर ऑफ टैंजेंट बताया है, राइट? पेयर ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? तो वो गिवन सर्कल t square equals to s1। t square is equals to s1, ये सबको याद है, ठीक है? अब अगर सोचो कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है, इंस्टेड ऑफ अ सर्कल, लेट्स से इफ आई हैव अ स्फीयर, ठीक है? स्फीयर सोच पा रहे हो ना सब लोग? तो अगर मैंने अभी कोई पॉइंट लिया और इससे मैं टैंजेंट बनाऊंगा, तो पेयर ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन मुझे क्या देगी? और टैंजेंट बनेंगी कैसे एक स्फीयर पे? कौन बन जाएगा? एक कोन टाइप का बनेगा ना, सब कोई सोच पा रहा है ना इस चीज को? इस सरफेस पे आएगा, इस सरफेस पे हाँ आएगा, पीछे की तरफ भी जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन मुझे क्या देगा उस सिचुएशन में? इक्वेशन ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ कोन दे देगा वो। नॉर्मल केस में, सर्कल के केस में टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट देता है, बट टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन बेसिकली क्या होता है, एक 3D फिगर पूरा कवर कर रहा होता है। बट सिंस सर्कल इज 2 डायमेंशनल, तो मुझे बस वो 2 लाइंस की इक्वेशन मिलती है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन से, जो पेयर ऑफ टैंजेंट बन रहा होता है, ये वाला और ये वाली लाइन की इक्वेशन मिल जाती है। बाकी सारी लाइंस की वैल्यूज नहीं मिलती मुझे, बेसिकली कोन टाइप की इक्वेशन नहीं मिलती मुझे। बट व्हेन यू हैव अ स्फीयर, तो स्फीयर के केस में क्या होता है कि एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन विल गिव मी a cone that will be circumscribing, basically that will be circumscribing this circle, this sphere sort of। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? मतलब रिलेवेंट नहीं है, बस मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। दिस इज नॉट समथिंग दैट विल बी आस्क्ड इन पेपर, दिस इज समथिंग दैट विल बी आस्क्ड इन पेपर। बस मैं बता रहा हूँ कि और भी क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ओके अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, दिस विल बी द लास्ट वन, उसके बाद बस फैमिली ऑफ सर्कल्स बचेगा। जैसे मान लो मेरे पास 3 सर्कल्स हैं, तो 3 सर्कल्स के लिए क्या होगा, एक रेडिकल सेंटर होगा, होगा ना? हेलो, हाँ सर। तो 3 circles will have a radical center, और क्या होगा ना, रेडिकल सेंटर
मतलब अगर मैं तीनों सर्कल से पास होता हुआ एक सर्कल बनाऊंगा विथ रेडिकल सेंटर एज सेंटर, विथ रेडिकल सेंटर एज सेंटर, तो बेसिकली क्या होगा कि सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये चीज नोट करना, सेंटर ऑफ अ सर्कल which cuts three circles orthogonally, which cuts three circles orthogonally will be radical center. तो अगर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो ऐसे सेंटर, ऐसे तीनों सर्कल का जो सेंटर आएगा, मतलब ऐसे ऐसे एक सर्कल का जो तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, उसका जो सेंटर आएगा दैट विल बी रेडिकल सेंटर, दैट विल बी रेडिकल सेंटर। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एक बार। इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे? कहाँ हो सब? सब सो रहे हो ना? नहीं सर, नहीं सर, सोच अच्छा, इससे पहले एक और चीज प्रूव कर लेते हैं, अपने आप समझ जाओगे। ट्राई एंड प्रूव दिस थिंग कि अगर मैं दो सर्कल ले रहा हूँ ना, तो दो सर्कल्स को कट करने वाला एक सर्कल अगर मैं बना रहा हूँ, ऑर्थोगोनली कट करने वाला एक सर्कल बना रहा हूँ, ऑर्थोगोनली कट करने वाला एक सर्कल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा रेडिकल एक्सिस रहेगा ना, जो इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस रहेगा ना, जो सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा वो इसी पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब इसी लाइन पे लाई करेगा। मतलब लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल cutting two fixed circles orthogonally is radical axis. Locus of center of two circles, locus of center of two circles, नहीं, locus of center of a circle, locus of center of a circle cutting two fixed circles orthogonally, cutting two fixed circles orthogonally is the radical axis of the circle, is the radical axis of the circle. इस चीज को प्रूव करो पहले। इस चीज को प्रूव करोगे ना तो फिर वो ऊपर वाली चीज अपने आप हो जाएगी। क्या बोला मैंने? लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल कटिंग टू फिक्स्ड सर्कल्स ऑर्थोगोनली इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल। मतलब मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल पास थ्रू रेडिकल एक्सिस। हमेशा ये वजह जो व्हाइट से, मतलब ये जो भी कलर से, ग्रे से मैंने सर्कल बनाया है, इसका जो सेंटर रहेगा वो हमेशा हाँ सर, रेडिकल हम एक्सिस पे ऐसा लाई कर करेगा। सकते हैं, इसके लिए एक पॉइंट h कॉमा k ले लेंगे, फिर उससे दोनों सर्कल्स पर टैंजेंट्स बनाएंगे। अब वो दोनों राइट। टैंजेंट्स इक्वल है, और तो मतलब टैंजेंट्स है तो वो उनके बीच में एंगल तो 90 होगी, और वो दोनों की लेंथ इक्वल है तो फिर वो रेडियस हो जाएगी सर्कल। बेसिकली पावर ऑफ अ पॉइंट टाइप यूज करोगे, राइट? यस सर। देखो क्या बोल रहा है वो, सही बोल रहा है, क्योंकि सेंटर से, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ से टैंजेंट बनाऊंगा तो सेंटर से पास होगा,
यहाँ से टैंजेंट बनाऊंगा तो सेंटर से पास होगा, और सिंस मतलब अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया h कॉमा के और मैंने दोनों तरफ से टैंजेंट बनाया तो पावर ऑफ अ पॉइंट दोनों का इक्वल होना चाहिए अगर रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो, विच विल बी इक्वल। क्यों विच विल बी इक्वल? क्योंकि दोनों रेडियस ही रहेगा ना सर्कल का, इस सर्कल का, लाइक दिस। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये इस पॉइंट तक का ये रेडियस रहेगा और ये भी रेडियस ही रहेगा ना ऑफ दिस वाइट वाला सर्कल। तो हेंस बोथ शुड बी इक्वल, एंड बोथ अगर इक्वल हो जाएगा तो ये रेडिकल एक्सिस ही हो जाएगा ना, रेडिकल एक्सिस पे ही लाई करेगा ना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? हाँ देखो वापस एक बार बता दे रहा हूँ। क्या है कि मुझे नहीं पता रेडिकल एक्सिस कहाँ है, बट मुझे इतना पता है कि जो भी इसका सेंटर होगा, यहाँ से अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा और यहाँ से टैंजेंट बनाऊंगा तो ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा और दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। और आपको पता है कि रेडिकल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहाँ से पावर ऑफ अ पॉइंट बराबर रहता है दोनों सर्कल्स पे। तो और ध्यान से देखो तो लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर होनी चाहिए बेसिकली। तो दैट शुड दिस सेंटर P point h comma k should lie on radical axis no for that. So that is why this will be lying on radical axis. अब खुद ही सोचो कि दो सर्कल के लिए अगर रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो तीन सर्कल के लिए why the center will be radical center. सो दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन है वो। दो सर्कल्स के रेडिकल, हाँ मतलब बेसिकली अब ये सोचो कि अगर मैंने यहाँ से बनाया तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से भी टैंजेंट बनाओगे तो ये पॉइंट हो गया, तो ये रेडिकल सेंटर ही हो जाएगा ना। हाँ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अभी इसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे यहाँ पे पावर ऑफ अ पॉइंट से ही प्रूव करेंगे बेसिकली वो। तो अगर तीनों सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो सिंस दिस टैंजेंट इज पासिंग थ्रू सेंटर, दिस टैंजेंट इज पासिंग थ्रू सेंटर, दिस टैंजेंट इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो और मुझे पता है कि जहाँ पे तीनों टैंजेंट्स मीट करते हैं वो ऑर्थोगोनल मतलब वो रेडिकल सेंटर होता है, तो वहां से प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस चीज को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, इस प्रॉपर्टी को याद रखना। ये चीज बेसिकली मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही करवा दी थी जब रेडिकल सेंटर में डिफाइन कर रहा था, तभी मैंने इस चीज को ब्रीफ किया है। मतलब बस इस तरह से ब्रीफ नहीं किया है कि ऑर्थोगोनली कट करेगा तो क्या होगा, बट अभी आप लोग शायद समझ रहे होगे क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ। यहाँ से चाहो तो PM इज इक्वल्स टू PQ करके देख लो, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ही आ जाएगी। जैसे मान लो ये सर्किल S इज इक्वल्स टू 0 है, ये सर्किल S डैश इज इक्वल्स टू 0 है, तो अभी अगर मान लो मैंने PM इज इक्वल्स टू PQ किया, क्योंकि मुझे पता है कि PM इज इक्वल्स टू PQ होगा, दोनों रेडियस है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्किल, सबको रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन याद है ना। लेट्स से इसको S डबल डैश बोल रहा हूँ, इसको S डैश बोल रहा हूँ, ये व्हाइट वाले सर्किल को S बोल रहा हूँ, व्हाइट वाले सर्किल को। तो S डबल डैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेट्स से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g 1x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1y प्लस c1। सिमिलरली S डैश की इक्वेशन लेट्स से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g 2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और S की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का सेंटर क्या है? h कॉमा k ना, तो माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, यही होगा ना। तो अगर इन दोनों सर्कल्स का ऑर्थोगोनल देखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ g1 into minus h plus 2 times of f1 into minus k is equals to c1 plus c। इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करोगे तो क्या आएगा? 2g2 into minus h plus 2f2 into minus k is equals to c2 plus c। अब बेसिकली एक c ही है जिसको एलिमिनेट करना है, बाकी सारी चीजों का आपको h और k को तो रिप्लेस ही करोगे, बाकी सारी चीजें आपको पता है। तो लेट्स सब्सट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, let's subtract these two equations। तो क्या हो जाएगा फाइनली? 2 टाइम्स ऑफ
G2 minus G1 plus 2 times of F2 minus F1 is equals to C1 minus C2. Yeah, basically 2 times of G2 minus G1 plus 2 times of F2 minus F1 plus C2 minus C1 is equals to 0. यही थी ना रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, कल ही पढ़ाई है, बताओ कल मतलब लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो बस वहीं से आ गया, यहाँ पे एच और के भी आएगा, सॉरी एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर लेना। तो यही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई। तो इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो कि मान लो 3 सर्कल्स ये ले लिए मैंने और इस बड़े वाले सर्कल को एस ले लिया, उसका सेंटर मुझे एच और के पता है, तो जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो बहुत बार हम कर चुके हैं। तो ठीक है, दिस इज समथिंग, यहाँ पे एंड करते हैं। बस एक फैमिली ऑफ सर्कल्स टॉपिक बचा है, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा। और प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, स्टेट आर्काइव्स लेवल 1 और जेई आर्काइव्स। एटलीस्ट इतना तो हमें करना ही है इस पूरे वीक में, सैटरडे तक कंप्लीट बाय सैटरडे। और अपार्ट फ्रॉम दैट डीपीपी 5 तक मैं पहले ही बोल चुका हूँ करने को। डीपीपी 6 to 10 आपके ऊपर है, जब करना चाहो करो। डीपीपी 5 तक कंप्लीट होना चाहिए। ऑल्सो जो मैंने एक एडिशनल बुकलेट प्रोवाइड की थी वो PDF 3 और 4 वाला, उसमें क्लास असाइनमेंट 2, होम असाइनमेंट 2, क्लास असाइनमेंट 3, होम असाइनमेंट 3 करने को बोला था। उसका PDF 4 भी भेजूंगा, तो PDF 4 भी कंप्लीट होना चाहिए। मतलब PDF 4 का क्लास असाइनमेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसलिए बोल रहा हूँ। 1, 2 और 3 शायद 3 असाइनमेंट्स है उसमें, सेम होम असाइनमेंट 1, 2, 3। अब देखने में होमवर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ट्रस्ट में ये स्टेट आर्काइव वाले क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। लेवल 1 में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, टाइम लगेगा। जेई आर्काइव में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि 3-4 घंटे लगेंगे आपको एक्सरसाइज करने में, यहाँ पे 3-4 घंटे लगेंगे, और ये करने में भी आपको 3-4 घंटे लगेंगे। तो एटलीस्ट 12-13 घंटे का होमवर्क है, बट आई एम गिविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, 6 डेज का टाइम दे रहा हूँ, तो इतना मैनेज करना पड़ेगा। एक फैमिली ऑफ सर्कल्स छोड़ के बाकी सारे टॉपिक हो जाएंगे। तो इज द टाइम सफिशिएंट? यस यस सर। टाइम सफिशिएंट, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में फिर TWT भी होगा सर्कल्स का, जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो वो सैटरडे को जब हमारी क्लास होगी तब डिस्कस करेंगे। ऑल्सो प्लीज शेयर योर नोट्स टुडे एवरीवन। जिसके नोट्स कब के नहीं करने? आएंगे, कल के और आज के, मतलब लास्ट क्लास के और आज के 2 नोट्स चाहिए मुझे। हाँ। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।